नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही निराशाजनक दिन था। कल कई सालों के बाद, लगभग 11-12 सालों के बाद, भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज भारत में हार गई। भारत, जहां ज्यादातर लोग क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से देखते, समझते और जानते हैं और बहुत ज्यादा उसको एक तरीके से प्यार भी करते हैं, वहां पर घर के अंदर टेस्ट सीरीज हार जाना वो लोगों को बहुत ज्यादा अखरा। मैंने क्रिकेट पर जो अपना पिछला एपिसोड किया था, उसमें मैंने कहा था कि T20 का किस तरह का दुष्प्रभाव टेस्ट क्रिकेट पर पड़ा है और किस तरह का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी उस पर पड़ा है। पॉजिटिव में तो केवल एक ही चीज हुई है कि आक्रामकता थोड़ी ज्यादा हो गई है और रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच होने लगे हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हुई है टेस्ट के लिहाज से। अब मैं बाकी बहुत पुराने इतिहास की कोई बात नहीं करने वाला हूं। शुरुआत में कल वाले मैच से ही कर रहा हूं। आप भारत में, भारत की पिचों पर 2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच हार जाएं, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। अगर ये ऐसा होता कि आप 4.5 दिन खेले होते, मैच लंबा चला होता, आपने पूरी ताकत झोंकी होती, अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग किया होता, फिर हार जाते तो ये होता कि लड़के हारे। लेकिन 2.5 दिन के अंदर, यानी कि तीसरे दिन लंच के बाद आप मैच हार गए, या टी के बाद कह लीजिए आप मैच हार गए, तो ये कोई अच्छे प्रदर्शन की निशानी तो कतई नहीं है। टेस्ट के लिहाज से तो बिल्कुल नहीं। मैं यहां पर पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट की भी बात करूंगा, लेकिन वो आगे करूंगा। आपके बॉलर्स ने कोई गंदा प्रदर्शन नहीं किया है। अगर आपके बॉलर्स सामने वाली टीम को 300 रन के अंदर रोक दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने प्रदर्शन ठीक ठाक किया है। लेकिन अगर वो 250 के आसपास रोक दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है। टेस्ट मैच में 250 रन पे सामने वाली टीम को रोक देना, वो अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी में आता है। आप ब्लेम कर सकते हैं कि सभी बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मैं एग्री करूंगा, लेकिन फिर भी 259 पे न्यूजीलैंड को रोक दिया फर्स्ट इनिंग्स में। वॉशिंगटन ने मेरे ख्याल से 7 विकेट लिए थे और अश्विन ने 2 या 3, में पूरा रिकॉर्ड अभी नहीं देख पा रहा हूं। कुल मिलाकर के 260 रन पे 60 के अंदर टीम को रोक देना, वो अच्छे बॉलिंग परफॉर्मेंस की श्रेणी में आता है। इसके बाद उसी ट्रैक पर आप अगले दिन बैटिंग करने जाते हैं, यानी कि दूसरे दिन। पहला दिन तो न्यूजीलैंड ने खेला। जब आप बैटिंग करने जाते हैं, तो आपकी स्थिति ये होती है कि आपका कैप्टन जो ओपन भी कर रहा है, वो 0 पर आउट हो रहा है। होते हैं कभी कभी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई 0 पे आउट हो गया तो अजूबा हो गया, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा पिछले कई सारे टेस्ट मैच में बहुत ही घटिया प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये 0 पर आउट होना उनकी ख्याति और देश की जरूरत दोनों के लिए खतरनाक है। पहली इनिंग्स में 30-30 रन बनाए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने। इसके बाद आपकी टीम का जो बेस्ट प्लेयर है, यानी कि विराट कोहली, बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूं,
वो केवल 1 रन बना करके आउट हो जाता है। विराट का भी हाल रोहित से बहुत अलग नहीं है। विराट पिछले लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछले लगभग 1 साल से उन्होंने, मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैच में तो शायद 1.5 साल करीब होने को जा रहा है, उन्होंने कोई शतक नहीं बनाया है। आपको भारत की बल्लेबाजी का मूल स्तंभ माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और आप पिछले 1 साल में एक भी शतक नहीं बना पाए। वनडेयर हो तो ठीक है, नहीं बना पाए कोई बात नहीं, अच्छे स्ट्राइक से आपने बैटिंग की, कुछ हाफ सेंचुरीज बना दिए, कुछ 40-45 रन तेज बना दिए, चल जाता है। लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, नंबर 4 के बैट्समैन होते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है लंबी पारियां खेलने की। वो आप कर नहीं रहे हैं। ऋषभ पंत को नंबर 5 पर बैटिंग कराना किस रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी केएल राहुल की। केएल राहुल को इस मैच में बाहर कर दिया गया, लेकिन आपके पास जब सरफराज जैसा बैट्समैन था या है, या जब आपके पास केएल राहुल जैसा बैट्समैन होता है, तो आप उस स्थिति में एक अपेक्षाकृत कम तकनीकी दक्ष बैट्समैन को नंबर 5 पर कैसे खिला सकते हैं। तकनीकी दक्षता के मामले में सरफराज भी ऋषभ से बेहतर हैं, और केएल राहुल की तो बात ही अलग है। मैंने आपको बताया था कि अगर विराट कोहली को हटा दिया जाए टीम से और केएल राहुल टीम का हिस्सा हो, तो केएल राहुल से बेहतर टेक्निक वाला मतलब टेक्निक दक्षता वाला जो बैट्समैन है वो आपके पास नहीं है। शुभमन गिल भी काफी पीछे है उससे। फिर आप डिपेंड हो जाते हैं नीचे अश्विन और जडेजा पर। वही बात दोबारा दोहरानी पड़ेगी कि अश्विन और जडेजा आपको 6-7 इनिंग्स में कोई एक अच्छी इनिंग खेल कर देंगे। हालांकि जडेजा ने, अगर बाकियों के प्रदर्शन को देखा जाए, तो जडेजा ने फिर भी बेटर परफॉर्मेंस किया, 38 रन बनाए, और वो मेरे ख्याल से लास्ट आउट होने वाले बैट्समैन थे, यहां तक जडेजा ही लास्ट बैट्समैन थे। तो खैर जो भी रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के आप ये नहीं कर सकते हैं, नहीं लास्ट तो खैर जडेजा नहीं थे, जडेजा नंबर 8 पर आउट हुए थे, लेकिन फिर भी वो 38 रन बना करके गए, जो कि आपकी टीम का हाईएस्ट स्कोर था। कुल मिलाकर के आपकी टीम 156 रन पे भारतीय पिचों पर स्पिन कंडीशन में, मतलब जो भी आप कह सकते हैं फेवर में चीजें हो सकती हैं, उन सब में 156 रन पर फर्स्ट इनिंग्स में आउट हो गई। इसके बाद सेकेंड इनिंग शुरू हुई। जाहिर सी बात है कि आपने 100 रन से ज्यादा की लीड दे दी है सामने वाली टीम को, तो टीम का जो मोराल है वो थोड़ा सा डाउन होता है। आपने स्पिन ट्रैक बनाया तो आपके पेसर्स उस पर चल नहीं रहे हैं। तो जब आप सेकेंड इनिंग्स खेलने जाते हैं, तो सेकेंड इनिंग्स में आप की जो बॉलिंग होती है वो फिर से एक बार ठीक ठाक ही होती है, और आप 245 रन पे, माफ कीजिए 255 रन पे न्यूजीलैंड को रोक देते हैं। यानी कि फिर वही बात आ गई, 250 के आसपास आपने रोक दिया, यानी कि आपने अच्छी बॉलिंग की। हालांकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा और नीचे होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक बॉलिंग थी। अब आप बैटिंग करने आते हैं तो आप 250 भी पार नहीं कर पाते। एक तो आपने पहले से ही लीड खाई हुई है 100 रन से ज्यादा की, और फिर आप 250 भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका केवल एक बल्लेबाज ऐसा है जो पिछले कई मैच से लगातार फॉर्म में चल रहा है, वो है यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी आपके लिए 77 रन बना करके जाता है। उसके आप नीचे देख लीजिए, रोहित शर्मा 8, शुभमन गिल 23, विराट कोहली 17, ऋषभ पंत 0, और यहां पर आप सरफराज के लिए एक मतलब ऐसी चीज खड़ी कर देते हैं जहां पर ये लगता है कि यार सरफराज बैट्समैन है भी कि नहीं। आप वॉशिंगटन को ऊपर भेज देते हैं। भाई क्या तो था वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजने का, वो बात अलग है कि उसने रन सरफराज से ज्यादा बना दिए, लेकिन आपने जब क्रम तोड़ा तो कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास को तो ठेस पहुंचता है ना बैट्समैन के। और फिर एक बार आपको रविंद्र जडेजा ही काम आए। रविंद्र जडेजा ने नीचे आकर के 42 रन बनाए, तो आप 245 तक पहुंचे। नहीं तो अगर रविंद्र जडेजा भी 2-4-5 रन बना करके आउट होने की स्थिति में होते, तो आप 200 के आसपास ही निपट गए होते, हो सकता है उससे भी नीचे निपट गए होते। तो अगर आप अपने घर में टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में 400 रन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, या आपके अंदर क्षमता नहीं होगी 400 रन बनाने की,
या आपके अंदर क्षमता नहीं होगी 1.5 दिन पौने 2 दिन विकेट पर खड़े होने की, तो आप भूल जाइए कि आप टेस्ट मैच में सरवाइव कर पाएंगे। आपने फर्स्ट टेस्ट में भी यही किया, तो वहां ये हुआ कि चलो भाई अब फर्स्ट इनिंग में ब्लेंडर हो गया था, आप चूक कर गए, 46 पे आउट हो गए, उसको रिकवर करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर आप बार बार यही करेंगे तो ये नहीं संभव है कि आप उसको उस तरीके से डील कर पाए। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब भारतीय चयनकर्ताओं को, बीसीसीआई को रोहित, विराट, राहुल, इनको लेकर के कोई ना कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप बोल्ड डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर आपकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आप भूल जाइए कि आप कुछ भी ऐसा अचीव करने वाले हैं जो आपको टेस्ट क्रिकेट में बहुत आगे ले जाए। आने वाले समय में आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, और जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर खेल रहे होंगे, तो वहां पर आपको निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पिच ऑस्ट्रेलिया के मन मुताबिक बनेगी, उनके फेवर में होगी, वो उसके हैप्चुअल होंगे, और आप जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, चाहे अगेंस्ट द पेस बॉलिंग हो और चाहे अगेंस्ट द स्पिन हो। आपने बंगलौर टेस्ट में पेसर्स के सामने हथियार डाल दिए फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स के सामने डाल दिए, और पुणे में फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही इनिंग्स में आपने स्पिनर्स के सामने हथियार डाल दिया। आप स्पिन नहीं खेल पा रहे इंडिया में, तो कैसे काम चलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो लगातार टेस्ट मैच हार रहा था, उसे लग रहा था कि हमारी पेस बैटरी बहुत मजबूत है, वो अपने तेज गेंदबाजों पर रिलाई कर रहा था, वो अपने स्टार बैट्समैन पर रिलाई कर रहा था, नतीजे नहीं निकल रहे थे। उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारने के बाद। उन्होंने कहा कि हम स्पिन पिच बनाएंगे, स्पिन ट्रैक दिया। उनके दो बल्लेबाजों ने, माफ की, दो गेंदबाजों ने, स्पिनर्स ने 40 में से 39 विकेट शेयर किए 2 टेस्ट मैच में। पहले उन्होंने मुल्तान में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, तो उन्होंने 10-10 विकेट शेयर किए, और जो ये कल खत्म हुआ है टेस्ट मैच रावलपिंडी में, उसमें दोनों ने मिल करके 19 विकेट लिए। एक विकेट जो अन्य को मिला वो भी स्पिनर ही है, पेसर नहीं है, लेकिन 40 में से 39 केवल 2 लोगों ने मिलकर ले लिए। उन्होंने इंग्लैंड की पारी में तीसरा बॉलर नहीं उतारा फर्स्ट इनिंग्स में। तो आप ये देखिए कि जब आपके पास अच्छे स्पिन बॉलर हैं और आपके पास स्पिन ट्रैक है, तो कम से कम आपके बल्लेबाजों को स्पिन खेलना आना चाहिए। एक समय पर जब पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग खेल रहा था और भारत अपनी पहली इनिंग्स खेल रहा था, तो उस समय पर लग रहा था कि दोनों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन उनका एक बैट्समैन ऊपर से चल गया, 2 बैट्समैन नीचे से चल गए। बैट्समैन क्या, 2 बॉलर थे, वही दोनों स्पिनर, नोमान अली और साजिद खान। वो लगभग 50-50 रन बना के चले गए। एक स्पिनर, एक ऊपर से बैट्समैन था, साउथ शकील था, तो वो एक अच्छा शतक बना करके चला गया, उन्होंने लीड ले ली और पाकिस्तान को 9 विकेट से पटक दिया, इंग्लैंड को 9 विकेट से पटक दिया। तो आपको भी बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, रोहित को लेकर के, विराट को लेकर के। अब वो डिसीजन आप किस तरीके के लेते हैं, आप उनको रेस्ट देते हैं, आप उनको ड्रॉप करते हैं, आप उनको बोलते हैं कि नहीं आप जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें खेलिए, आकर के फर्स्ट क्लास में खेलिए, क्या आप डिसीजन लेते हैं वो आपके ऊपर है, वो आपको तय करना है, मैनेजमेंट को तय करना है। लेकिन अब समय आ गया है कि पिछले 1-1.5 साल से न तो रोहित ने कोई अच्छा प्रदर्शन किया है, एक आध इनिंग बीच में खेल गए होंगे, और ना ही विराट ने। केएल राहुल को तो आपने मतलब टीम में रखा हुआ है, लेकिन वो 11 का हिस्सा नहीं है, तो उनके विषय में भी आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आप उनको 5 टेस्ट 7 टेस्ट दीजिए कंटिन्यू, एक पोजीशन पे दीजिए, उसके बाद अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं होता तो फेंकिए बाहर। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि एक टेस्ट में आ जाओ ओपन कर लो, दूसरे टेस्ट में आ जाओ 3 नंबर खेल लो, तीसरे टेस्ट में आ जाओ 4 नंबर खेल लो, फिर आके 6 नंबर पे आप उसको खिला दो, कभी 7 नंबर पे खिला दो, तो ऐसे नहीं चलता है। टेस्ट मैच में आपको लगभग एक स्थायी नंबर
तय करना होता है हर बल्लेबाज का। कुछ समय के लिए आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आप राहुल द्रविड़ को नंबर 3 पर खिलाते थे, बीच में थोड़ा सा मौका आया तो आपने उनको नंबर 6 पर खिला दिया, लेकिन राहुल द्रविड़ लगभग अपना पूरा करियर उन्होंने नंबर 3 पर बैटिंग करके गुजारा। परिणाम आपके सामने है। सचिन तेंदुलकर लगभग शुरुआती समय को छोड़ दीजिए, जब वो टीम का स्थायी हिस्सा बन गए, प्रमुख बल्लेबाज हो गए, उसके बाद वो हमेशा नंबर 4 पर खेलते रहे। सौरव गांगुली हमेशा नंबर 5 पर खेलते रहे जब तक कि वो रिटायर नहीं हुए। लक्ष्मण से आपने शुरुआत में वही गलती की थी। जब लक्ष्मण नए नए टीम में आए थे तो कभी आप उनसे ओपन कराते थे, कभी उनको नीचे भेजते थे, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जब आपने उनको एक स्थायी नंबर दे दिया, उसके बाद आप लक्ष्मण का परफॉर्मेंस देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि राहुल को लेकर के, विराट को लेकर के और रोहित को लेकर के कुछ ना कुछ बोल्ड डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। बॉलिंग की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इक्का दुक्का मैच की बात छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपकी बॉलिंग ठीक ही रहती है। जब आप ऐसे ट्रैक पर खेलते हैं जहां पेसर्स को मदद होती है, आप 3-4 पेसर लेकर के खेलते हैं, आपकी बॉलिंग ठीक काम कर रही होती है। जब आप स्पिन ट्रैक पे खेल रहे होते हैं तो आपके स्पिनर ठीक काम कर रहे होते हैं। वो बात अलग है कि किसी दिन कोई एक स्पिनर चलेगा, किसी दिन दूसरा चलेगा, वो एक अलग चीज है। या फिर आप ट्रैक वैसे बना दीजिए जैसे पाकिस्तान ने बनाए थे, तो आप 2 स्पिनर को लगातार पहली बॉल से लेकर के आखिरी बॉल तक 2 स्पिनर को बॉल पकड़ा दीजिए, वो आपको विकेट निकाल के दे देंगे। तो बॉलर्स को लेकर के ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बैटिंग को लेकर के तो ये दिक्कत लंबे समय से, पिछले 3-4 साल से ये दिक्कत है। इक्का दुक्का मैच में प्रदर्शन हो जाता है। आपका टॉप ऑर्डर कई बार फेल होता है, कई बार पूरी बैटिंग लाइन फेल हो जाती है। नीचे से कभी आपको ऋषभ पंत आकर के सहारा दे देते हैं जब वो नंबर 6 नंबर 7 पर बैटिंग करने आते हैं। कभी आपको रविंद्र जडेजा सहारा दे देते हैं, कभी अश्विन सहारा दे देते हैं। एक आध मैच में बुमराह और समी जैसे लोग निकल के आते हैं और बहुत छोटे छोटे कैमियो टाइप खेल के चले जाते हैं, उससे आपको सहारा मिल जाता है। तो जीत में जब आप अपना विश्लेषण नहीं करते हैं कि किसने खराब बैटिंग की, तो उसका परिणाम ये होता है कि जब आप कठिन परिस्थितियों में फंसते हैं तो आप पूरी तरीके से क्रैश कर जाते हैं। मुझको लगता है कि अब समय पूरी तरीके से आ गया है कि चाहे आप ड्रॉप करो या उसे रेस्ट का नाम दो, या आप स्ट्रिक्टली बोलिए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल करके आइए तो आपको जगह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये नियम आपका केवल ईशान किशन के लिए या न्यू कमर्स के लिए नहीं हो सकता है, सीनियर्स के लिए भी होना चाहिए। सीनियर्स केवल इस बात के लिए टीम में नहीं रह सकते हैं कि उन्होंने 3 साल पहले एक दोहरा शतक बनाया था।